हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। एपिसोड 187 जिसके जवाब मैं आज देने के लिए बैठी हूँ और देखते हैं, क्योंकि कमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बार से ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि कितने क्वेश्चन हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और कितनी सिर्फ मेरे लिए शुभकामनाएँ और दुआएँ। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। क्वेश्चन है, मैम आपके जैसा बनने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये तो पहले ही क्वेश्चन कॉमेडी हो गया भाई। जन्म लेने पड़ेंगे ऐसा कुछ मैंने नहीं कर लिया है इस जन्म में, लेकिन अगर आपको लगता है मेरा लाइफस्टाइल आपको अच्छा लगता है, आपको भी ऐसा चाहिए, तो आपको इसी जन्म में कुछ महीनों में ही ऐसी लाइफ मिल जाएगी। हम जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी ही बना सकते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने हाथ से बाहर होती हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसमें हमें फ़ील कैसा करना है ये हमारे ही हाथ में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात स्किल की कि मल्टीटास्किंग एंड ये सारी चीज़ें इतनी सारी कैसे आती हैं, तो देखो जब आप अपना सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहते हो ना, कि मैं कहीं से भी कुछ भी सीख लूँ तो अच्छा है ना, क्या फ़ायदा वाली बात ना हो कि इसे करके क्या होएगा, इसे करके क्या होएगा, चलो सीख लेते हैं। एक सीखने में शौक़ अच्छा लगता है ना, कि सीखना ही अच्छा लगता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप साल में एक चीज़ भी सीखते हैं ना, तो भी 20-25 साल की उम्र तक भी आपके पास, समझ लो अगर आपने स्टार्टिंग के आप 8-10 साल 12 साल को निकाल भी दो, मान लो तब तक आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो भी 25-26 साल तक की उम्र में भी आपके पास बड़े बड़े 10-12 टैलेंट ऐसे हो जाएंगे कि हाँ, जो आपको लगेगा कि यार इसको इतनी सारी चीज़ें कैसे आती हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सिर्फ हमें अपना सीखने के लिए कहना चाहिए, इनपुट ऑन रखना है कि हाँ कहीं से कुछ मिल रहा है, कुछ लग रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये क्या है, तो पैसे दे के करा लो, या मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, काम तो आना नहीं है, इसे करके क्या मिलेगा, कौन इतनी मेहनत करे। ये सब चीज़ें सोच के ना हम अक्सर कई चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। अगर वो करते रहो तो मल्टीटास्किंग वहाँ आ जाएगी, और जब मल्टीटास्किंग आती है तो फिर करने का टाइम मुझे लगता है अपने आप मैनेज करना आ जाता है। जब ये होता है ना कि मुझे इतना कुछ आता है तो मैं करूँ, तो वो अपने आप ही लगता है कि टाइम इतना ही है, इसमें इतने सारे काम करने हैं, तो कैसे कैसे फिट करूँ, वो नेचुरली आ जाता है ना। तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसी जन्म में आप मेरे जैसी या जिसके भी जैसी बनना चाहो बन सकती हो। नेक्स्ट, पूरी जान लगा देने के बाद भी अगर बहू गद्दार और मौका परस्त ही रहे तो ऐसी कंडीशन में सास ससुर को क्या करना चाहिए। सास ससुर को चाहिए कि अपना बुढ़ापा सिक्योर करें, फाइनेंशियली फिज़िकली अपना ध्यान रखें बहुत अच्छे से, ताकि एक लंबी उम्र तक वो बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए रह सकें। तीसरी चीज़, अपने बच्चों में जो माँ बापों का अटैचमेंट होता है ना, कई बार उन्हें दिख रहा होता है कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इसके मोह पाश में ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चे की गलती को गलत नहीं कहते, या फिर उनके बच्चे ने उनका दिल काट के रख दिया, लेकिन बच्चे ने 2 आंसू टपकाए और वो फिर वापस उसके प्यार में पड़ गए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, थोड़ा सा पाषाण हृदय हो जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में सास ससुर को, अगर उनके बेटा बहू हर तरीके से उनके साथ धोखा और मौका परस्ती कर रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा वही आते हैं कि बहुएं प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सास ससुर प्रताड़ित हो ही नहीं रहे हर जगह। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुओं ने नाक में दम किया हुआ है, लेकिन वही है कि वो सास ससुर हैं, वो ऐसे ना तो वो चैनल शायद देखते होंगे और ना यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, ये वाली बात है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपना इमोशनली डिटैचमेंट करो ऐसे बच्चों से जो आपको दुख दे रहे हैं, और आत्मनिर्भर आप इतने हो जब उन्हें पाल के इस लायक कर सकते हो, तो आप अपना भी ध्यान बहुत अच्छे से रख लोगे। नेक्स्ट, मैंने मेड से जितना हो सके उतना कम बात करती हूँ मैं, और देखें ज़्यादा स्माइल भी नहीं देती। अब वो मेरे 3 साल की बच्चे से ज़्यादा बात करने लगी है। मेरे सामने खूब अच्छा दिखाती है, पीछे बुरा बुरा बोलती रहती है, मेरे बच्चे को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। कुछ चीज़ों के लिए बच्चे में इतनी समझ नहीं आया है कि मना करूं तो मेड से बात ना करे। ऐसे क्या करूं जो मेड बिल्कुल ही बात ना करे, बस अपने काम से मतलब रखे। जिस टाइम मेड काम करती है उस टाइम बच्चे के साथ आप रहो ना इंगेज, उसके साथ अकेले बात करने का उसे मौका लगता क्यों है। नेक्स्ट, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास का दूसरा पति जो 30 साल पहले ही छोड़ के दूसरी शादी कर लिया था, वो अब बार बार घर आ जाता है और फरमाइश करता है कि चिकन बनाओ, रोटी बनाओ। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। वो आता है, हॉल में बैठा रहता है, 6-7 घंटे टीवी देखता है। इस बात को लेकर मेरे और मेरे पति में अब झगड़े होने लगे हैं। पति ने बोल दिया कि वो मेरा बाप है, तुझे जाना है तो तू घर छोड़ के जा, वो रोज़ आएगा, उसका भी घर है।
तो आने दो, फिर आप चिकन बनाओ और ये बनाओ वाली चीज़ मत करो। नॉर्मल खाना जो सुबह बना है वही है, मना करना शुरू कर दो। 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, आपका पति का दिमाग ख़राब है क्या? वो मेरा बाप है तो तू भी तो इस बच्चे का बाप है। इसका नहीं सुनाई दे रहा कि उसकी माँ अगर इतने स्ट्रेस में रहेगी और इतना ज़्यादा काम करेगी, अगर उसको नहीं सही लग रहा है। एक तो होता है कि हम बिल्कुल फिट हैं, 8-9 महीने की प्रेगनेंसी में भी करने वाली महिलाएं पूरे पूरे घर का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर ने सब कुछ सही बता रखा है तो ही तो। लेकिन अगर हमें परेशानी महसूस दे रही है किसी एक काम में या कुछ में, तो मतलब अपने बच्चे का होश नहीं है, छोड़े हुए बाप का इतना होश है। अब वो नहीं ले रहा होश तो आपको लेना पड़ेगा। आपसे ईजिली जितना हो जाए उतना करो, बजाय झगड़े में पड़ने के। ठीक है, बस ये सोच लो एक का काम बढ़ गया कि चिकन विकन मैं नहीं बना रही। जिसका पति है वो बनाए ना खड़ी होके। सास को तो आता होगा, वो बनाए। भैया मेरे से नहीं हो रहा, जितना आपसे हो जाए आराम से उतना कर दो, ताकि पति पत्नी में झगड़े ना हो। नेक्स्ट, कभी कभी लगता है मैं सच में बहुत भोली या फिर बेवकूफ़ हूँ। मैं अपने मेड से वो सलाह ले लेती हूँ जो मेरे काम का होता है, लेकिन मम्मी और हबी बोलते हैं कि वो एक मेड है, उससे सलाह मत पूछा करो, इससे पावर डायनेमिक्स ख़राब हो रहा है, जो कि सच में हो रहा है। लेकिन मैं क्यों इतनी शार्प नहीं हूँ? गलत बात है यार। सलाह मतलब आप एक मेड से लोगे? मतलब एक बात बताओ, अगर उसमें इतना दिमाग और इतनी बौद्धिक क्षमता होती तो वो मेड का काम कर रही होती? वो किसी बौद्धिक काम के जरिए पैसे कमा रही होती ना। भाई जो बुद्धि में कम लोग होते हैं वो शरीर के 80% हिस्से से कमाते हैं, और जो बुद्धि में तेज लोग होते हैं वो शरीर के ये वाले हिस्से से कमाते हैं। अभी से 20% या इससे भी कम कह सकते हैं, लेकिन 20% जो मैंने पढ़ा था कि 80-20 वो यही हिसाब है कि जो बौद्धिक स्तर से मजबूत आदमी होता है वो यहाँ से कमाता है, हाथ पैरों से नहीं कमाता होता वो। तो आप मतलब एक पढ़ी लिखे घर की बहू हो के, खुद भी पढ़ी लिखी होंगी, आप एक मेड से सहारा या फिर उससे सलाह की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? सलाह देखो हमेशा ऐसे से मांगो जिसके इंसिडेंट ऐसे रहे हों कि आपको दिख रहा हो कि इस बंदे को इस फील्ड में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, और किसी से मत मांगो। और दासी से सलाह मांगना, मेड से सलाह मांगना, भले यहाँ पर कोई लोग ऐसे भी होंगे सब्सक्राइबर्स जो करते होंगे मेड का काम भी, हो सकता है ना कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हों, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि रानी केकई ने दासी मंथरा की सलाह मानी। अब दासी मंथरा रानी केकई की हितैषी थी, अगर आप डीपली जाओ। वो अपनी रानी का भला चाहती थी, अपनी रानी के बेटे को राजा बनना देखना चाहती थी। उनके लिए उनकी प्रायोरिटीज़ क्लियर थी कि रानी केकई और उनका बेटा, है ना। लेकिन केकई एक ऐसे परिवार की बहू थी जहाँ पर सारे ही कलेशों को, सारे कॉम्पिटिशन्स को बिल्कुल किनारे रख के, सारे मर्यादाएं जो ऐसे ऊंचे स्तर पर सेट करी गई थी कि रिश्तों की मर्यादा बहुत ज़्यादा थी, है ना। कि केकई भगवान श्री राम को कौशल्या माता से ज़्यादा प्यार करती हैं, हर जगह यही मिलता था। तो उनके परिवार में जो एक स्तर था वो मंथरा नहीं समझ पा रही थी, वो अपने लेवल से उसको सलाह दे रही थी, और हो गया देखो उसमें चीज़ें ख़राब हुई। हालांकि अगर आप रामायण पढ़ोगे तो हुआ तो सब प्रारब्ध के जरिए कि ठीक है भगवान को ये काम करवाना था, इसलिए केकई माता का इस तरीके का मूड बना, उन्होंने ऐसी चीज़ें करी। लेकिन अगर आप वैसे देखो कि हुआ क्यों, तो कारण कौन थी कि वो दासी मंथरा की सलाह से रानी चल रही है, तो गलत है ना भाई। एक आपकी रेपुटेशन है, आप एक जगह हो, आप उसके बराबर या उससे ऊपर वाले से सलाह लो। आप अपने से बौद्धिक स्तर में नीचे वाले से सलाह लोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो ये भोली या वो नहीं है, ये बौड़मपना कहलाएगा कि आप सलाह लेते टाइम यही नहीं देख रहे कि किससे ले रहे हो सलाह। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं और मेरे हस्बैंड लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, दोनों की जॉब है, एक बच्चा भी है मेरे साथ रहता है। हस्बैंड पहले बड़े जेठ जी और जेठानी के साथ उनके साथ रहते थे उनके घर में, और फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करते थे। मैं जब भी वहाँ जाती थी तो जेठानी का बिहेवियर बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल रहता था, लेकिन मैं माइंड नहीं करती थी कॉज उनका घर था और मैं बस 1 या 2 दिन के लिए जाती थी मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए। अब बेबी होने के बाद जब मैं वहाँ गई तो बच्चे के बहाने और बच्चे के लिए भी उल्टा सीधा बोला। मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने हस्बैंड से बोल दिया, छोटा बच्चा लेकर 6 आवर्स ट्रैवल करके आई हूँ तो आपने बेइज्जती करवाने थोड़ी आती हूँ। अब मैं नहीं आऊँगी, यहाँ तुम रहो और टाइम मिले तो मिलने आ जाया करो। फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर रेंट पर ले लिया। अब पूरी फैमिली मेरे ऊपर ब्लेम डालते हैं कि भाइयों को अलग कर दिया। जेठानी पहले बोलती है मैं देवर को रोटी क्यों दूँ,
उसकी कमाई तो उसकी बीवी खाएगी। अब कहती है कि तूने उसको अलग रहने पर मजबूर किया है। मेरा मन तो करता है उनको बहुत जलील करूं, लेकिन रुक जाती हूँ, फालतू बात बढ़ेगी। काइंडली हेल्प हाउ टू डील विद सच सिचुएशन। जहाँ आप इतना चुप रही हो, अब आप चुप होती रहो, ठीक है। जो आप सोच रही हो कि क्यों बात बढ़ानी है, ये वो ठीक है, लेकिन कभी लगे कि यार बिल्कुल ही अति हो रही है, एक आध बार आप बोल भी सकती हो। सामने वाला जब इतने प्रहार कर रहा है ना, तो कभी ना कभी तो आपको ढाल लगानी पड़ेगी ना, ताकि आपके ना लगे। तो आपका उस टाइम पे अपना पक्ष रखना, वो उनके ऊपर आक्रमण करना नहीं है, अपने बचाव के लिए आप तो बोल रहे हो। तो एक आध बार आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई दीदी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था। जो डायलॉग वो मारती थी, आप वो डायलॉग बोलो ना कि ऐसे बोलती थी, मुझे क्या पड़ी थी अलग करने की या कुछ और करने की। उस टाइम इनकी ज़ुबान इतनी चल रही थी कि मेरी सुनने की एक सीमा थी। मैंने अलग नहीं किया, इनकी ज़ुबान ने अलग करा बस। कि मैंने तो फिर भी नहीं कहा था कि अलग रहो, मैंने तो ये कहा था मैं नहीं आऊँगी। इतनी बात कह के बस, अगर कभी लगे मन कि हाँ जवाब देना, तो बस इतनी बात करना कि मैंने अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि इनकी ज़ुबान इतनी कड़वी और बेकार होती जा रही थी बस। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैम मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। अब मैं पूरी बदलना चाहती हूँ, एक्टिव रहना चाहती हूँ, बट बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, प्लीज़ हेल्प। देखो, बॉडी की एनर्जी का वेट मत करो। ऐसे फेज़ हमेशा आते हैं, हर दूसरे दिन आ जाएंगे आपकी लाइफ में, अगर आप कॉन्शियसली इसको डील नहीं करते हैं तो बॉडी में एनर्जी आएगी, तब आप खड़े होगे, उसका इंतज़ार मत करो। आप खड़े हो और जितना आपसे जो हो सके मैक्सिमम वो करना शुरू कर दो बस। बॉडी में एनर्जी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अगर घर से बाहर नहीं निकलते थे, सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना शुरू करो। चाहे बाहर एक सड़क पे चक्कर ही मार के आना हो 10 मिनट के लिए, लेकिन जाओ। नेक्स्ट, आपके बच्चों के कितने % नंबर आए हैं दीदी? देखो, मुझे क्यूरियोसिटी आप लोगों की समझ में आती है, लेकिन मैं अपने बच्चों पे, आप सोच के देखो, इतने हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, मैं अपने बच्चों का 5th 6th का रिज़ल्ट परसेंटेज में इतने हज़ारों लोगों के सामने शेयर करूँ? यूट्यूबर मैं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। उन पे किस लेवल का प्रेशर आएगा, सोच के देखो। तो मैंने इसीलिए बताया था कि अच्छा, एक आध बार मैंने बताया भी है कि 80s में है ना, गुड 80s में 85 6 इस रेंज में उनके नंबर आ जाते हैं। 2-4% इधर, 2-4% कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन मैं अब इसके आगे प्रिसाइजली, अब मेरा बच्चा तो बिल्कुल प्रेशर में आ जाएगा कि भैया मेरे नंबर तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, है ना, और ऐसे जा रहे हैं कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। यूट्यूब का कंटेंट कहीं जाता तो है नहीं, तो मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे करूं बताओ, है ना। तो अच्छे आए हैं, और अगर बुरे भी आते हैं, मैं आपको यहाँ हवाई सलाह नहीं दे रही हूँ। अगर मेरे बच्चों के नंबर कभी 60s में भी आए ना, भगवान ना करे, है ना, तो देखो 6th 7th 8th जो भी है, अगर मेरा बच्चा परेशान कर रहा है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, लापरवाही कर रहा है ना, और उसके नंबर कम होते जा रहे हैं, मैं उसे टोक सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को भी सलाह देती हूँ ना कि आप कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन बच्चा क्या करेगा ये आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में अगर नंबर अच्छे नहीं ला रहा मेरा बच्चा, तो वो मेरा बच्चा किसी भी फील्ड में या लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे खुद एकेडमिक्स में मेरे बहुत अच्छे, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास नहीं हूँ। एवरेज स्टूडेंट वाले नंबर जो होते हैं ना, वो थे, क्योंकि पढ़ना पसंद था, लेकिन एग्ज़ाम देने में मुझे मौत आती थी लिटरली। तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मुझे एग्ज़ाम देने में मतलब मन ही नहीं करेगा। तो मेरे को जितना आता है, जैसा आता है, रिवीजन करा दिया है। तो छोटी क्लासेस तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ी ना, तो पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के नाम पे मेरी और स्लो हो जाती थी तैयारी। तो नंबर मेरे उतने अच्छे नहीं है। आप सोचो कि जी मेरे अब यहाँ CTET में 84% आ गए, तो जी वहाँ पर पता नहीं क्या ही कर दिया होगा मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज है, पढ़ना अच्छा लगता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होने अच्छे लगते थे, तो वो जो हाई स्कूल इंटर का पढ़ा हुआ है वो याद अब तक है ना, तो काम आ रहा है वो चीज़। तो यही चीज़ मैं तो इनको लेके चलती हूँ। मैं इतना प्रेशर ना मैं लेती कि हाँ जी 1-1% के ऊपर मैं डंडा लेके चढ़ी रहूँ इनके ऊपर, और ना मैं इन पर डालती। तो मैं यहाँ इसीलिए नहीं बताती एग्जैक्ट कि इतने % आए हैं आरोही के, इतने % आए हैं आराध्या के। तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को, और सलाह तो मैं यही दूंगी कि अपने बच्चों पे भी ये 1-1% का जो ऊपर नीचे का लोड रहता है ना, ये ना डालो। बच्चे कर लेंगे अपने आप, सही हो जाएगा सब कुछ। उन्हें थोड़ा सा उनका बचपन जी लेने दो। हर 2% बढ़ाने के लिए ना बच्चे की एक कोई ख्वाहिश मारनी पड़ती है जब वो बैठेगा,
कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो क्वेश्चन ना आ जाए, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो ये जैकी चैन का भी मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था कि जो मिडिल रहते हैं ना बच्चे, ना बहुत ज़्यादा टॉप पे और ना बिल्कुल ज़ीरो में, वो लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट फील कर पाते हैं वो। और जो टॉपर रहता है वो सिर्फ पढ़ाई में रह जाता है, और जो बिल्कुल बिलो रहता है वो सिर्फ मस्ती में रह जाता है। लेकिन जो बीच की रेंज के बच्चे रहते हैं ना, वो ज़िंदगी को पूरी तरह जीते हैं। तो मैं भी इसी में थी, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इंजॉय कर लें अपना जीवन, खेल लें, खा लें, सो लें, पढ़ लें, मस्ती कर लें, बस ऐसे चल जाएगा काम। कुछ ना कुछ भगवान ने सोचा ही होगा उनके लिए भी। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड और ससुर 12 ईयर एक साथ नक्शे का काम कर रहे हैं। ससुर हस्बैंड को 15,000 रुपीज़ सैलरी देते हैं। मेरे 3 चाइल्ड हैं। घर खर्च में कम पड़ता है, क्या अब अपना काम करना चाहिए? हस्बैंड 3 भाई हैं, वे दोनों अपनी सैलरी अपने पास रखते हैं। उनकी वाइफ भी सास ससुर को पराई लगती है। ऐसे कब तक सजा चलेगा? हस्बैंड पापा भगत हैं। हाँ, ये कम है पैसे, उनके साथ भी करें या तो उनसे अपना वो बढ़वाएं 15 से थोड़ा और, नहीं तो बाहर का भी काम पकड़ ले, इनका भी करते रहें। लेकिन पैसे बढ़ने ज़रूरी हैं, ये कम है और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा, पता लगा यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगा और अपना भी कुछ नहीं जोड़ पाए। नेक्स्ट, हेलो दी, आप कह रही हो मायके मत जाओ, लेकिन मेरी माँ डिप्रेशन में चली जाती है, दिमागी तौर पर हालत ख़राब हो जाती है, मुझे बहुत दुख होता है। भाई को आसपास के लोग बहकाते हैं। मैं बड़ी बेटी हूँ, सबको अच्छे से जानती हूँ, मुझे लगता है मैं वहाँ जाऊँ बट कुछ ना लाऊँ। आर्मी फादर वाला कमेंट है, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि भाई की शादी होने वाली है, बाहर वाले फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे। मेरी माँ इस बात पर रोती भी है, क्या करूँ दी? मेरे साथ कोई कितना ही बुरा बर्ताव कर ले, मैं थोड़ा मीठा बोलने पर पिघल जाती हूँ। मेरा बिहेवियर कैसे छोड़ूँ? अगर आप नहीं छोड़ोगी तो ऐसे ही आपको जलील होते रहना पड़ेगा लगातार, और फिर किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन आपके सब्र की सीमा छू जाएगी, उस दिन ये आदत आपकी छूट जाएगी, अगर आप अभी नहीं छोड़ पा रही हैं तो। और दूसरी चीज़, आपके भाई को बहकाते हैं, आपकी मम्मी रोती है, आप जब चाह के भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते ना, तो उनको लेके आप परेशान होके भी अपना कुछ कर नहीं लोगे, सही है ना? तो आपको करना क्या है कि भाई आपकी मम्मी है, उनसे फ़ोन पे आप डेली बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, उन्हें ढांढस बंधा दो, सांत्वना दे दो, जो करना है कर लो। लेकिन अगर मेरी कहीं जाके छीछड़ लेदड़ हो रही है, भाई मैं तो जाने से बचूंगी, क्योंकि ये नियम है। आप अपना आत्मसम्मान जब भी खो के किसी का भला करने जाओगे ना, जिसका भला करने जा रहे हो वही पलट के आपको तोड़ेगा कि भाई मैंने कहा था क्या। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट, आप मेरे को हिम्मत दे दो कि ये ठीक हो जाएगा, वाइट वाले धब्बे। आपके आंसर से मेरे को फ़र्क पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे भैया, मैंने बोला तो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास जाओ, हो जाएंगे ठीक। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरा सवाल है, आज का मेरा लड़का 9th क्लास तक कोई ट्यूशन नहीं लिया, वो 10th में जाएगा, बोल रहा है कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आरंभ बैच शोभित भैया एंड प्रशांत भैया से पढ़ेगा। उसके पापा चाहते हैं वह ट्यूशन बाहर पढ़ के, उसके लिए 9th में हम शोभित एंड प्रसाद की क्लास ऑनलाइन करवाई थी। आप बताओ ऑनलाइन क्लास लेना सही है या उसके पापा के बताए हुए ट्यूशन में जाना सही है? उसके ऑनलाइन क्लास और स्कूल की सेटिंग सही नहीं बैठ रही, बाकी आज तक बिना किसी ट्यूशन के अच्छे नंबर आए हैं। तो जब आ रहे हैं अच्छे नंबर तो फिर तो सही है। ऑनलाइन क्लास का, अगर ऑनलाइन क्लास में आप बात करके देख सकते हो ना भाई, बजाय लाइव क्लास लेने के आप रिकॉर्डेड क्लास भी तो अवेलेबल होती हैं, उससे कर सकता है, बल्कि वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो लगता है अगर ऑनलाइन क्लास अच्छी मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा कहीं बेहतर है, और मिल रही हैं अच्छी अब सही में। ऑफलाइन जाके डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑनलाइन में कम है। अगर मिल रही हैं तो पढ़ने दो, और मुझे लगता है इन चीज़ों में थोड़ा सा, या तो आप उस चीज़ के मास्टर हो तब अपनी चलाओ, है ना? नहीं तो अगर बच्चे की पढ़ाई उसके हिसाब से ही चल रही है ना, तो फिर बच्चे की मर्ज़ी सुन लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट, दी, मैं डिवोर्स वाली हूँ जो पति से डिवोर्स चाहती है। शादी को 17 साल हो गए, तरीका अपना कर देख लिया सब ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। अब मेरा शरीर और मेरे इमोशन जवाब दे रहे हैं। मैं थक गई हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करते और ख़ुद को समझाते, बस मुझे अब नहीं पिटना, किसी के भी सामने मार देते हैं, कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, इंसल्ट करते हैं, दुखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना दाब में रखता हूँ पत्नी को। बस दी, अब मुझे निकलना है इन सब से। तो मुश्किल बात करो तो मुश्किल, इग्नोर करो तो मुश्किल, जी कान्हे वो ही होना चाहिए, जो कहें होगा उसी टाइम होना चाहिए, बिना मिस्टेक होना चाहिए, सफाई नहीं सुननी, जैसे हमारे पास ना तो अपना मन है ना बुद्धि। देखो आपने जब अब ये इतना मन पक्का कर ही लिया है ना, तो अब अपने घर वालों से
है ना। अब इसको लेके आप मजबूती से बात करो, अपना पक्ष रखो। ऑब्वियसली वो मना करेंगे, लेकिन जब आप जो कहना झेल रहा होता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है। किसी की भी बेटी अगर जाके कहेगी मुझे डिवोर्स लेना है, तो उसके पीहर वालों का भी, ससुराल वालों का भी पहला रिएक्शन होगा कि ये क्या बात है, सोच ले, ऐसा तो होता है, ये वो। तो ये हमें तय करना होता है कि भाई हमसे अभी और बर्दाश्त होगा या नहीं होगा। आपके कमेंट देख के लग रहा है कि आपका वो छू चुका सब्र का बांध। तो अब अगर आपने डिसीजन ले लिया, देन गो, अपने फैमिली से बात करो, अपना डिसीजन बताओ, मजबूती से अपनी बात रखो, एंड आप आ जाओगे बाहर इस चीज़ से। नेक्स्ट, अब ये शक्की हस्बैंड वाला, इस आईडी से हर बार हर एपिसोड में क्वेश्चन आता है कि इनके पति ने कैसे भी जीने नहीं देते, नॉर्मल स्थिति भी नहीं जी पा रहे। तो मैं इस बार इसको पूरा ना पढ़ के, मैंने पढ़ लिया सरसरी तौर पे। अब मैं यही कहूँगी कि भैया अगर आपको अपने पति से अब इतनी प्रॉब्लम है, आप उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, आप उनके साथ जी नहीं पा रही और कुछ भी नहीं हो रहा, आपको लग रहा है सारे रास्ते बंद है, तो निकलो इस शादी से। फिर ये रास्ता बचता आखिर, क्योंकि मैं जितनी भी सलाह आपको दे रही हूँ, आपको उसका कोई भी सोल्यूशन समझ में आ नहीं रहा। आपको लग रहा है कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। आप सिर्फ प्रॉब्लम मेरे को हर बार बता रहे हो और वो प्रॉब्लम सेम ही आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, भाई मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर हमारा हस्बैंड शक्की है ना, वो हमारी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है या कुछ और है, तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने हाव भाव और पहनने के ढंग को देख लें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, ठीक है, कुछ नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हम ऐसा कुछ कर रहे। इन्होंने कहा वो भी कुछ नहीं है। फिर जी वो मेला देखने, मंदिर जाना, इन सब चीज़ों तक पे पाबंदी रखता है। स्कूल से ड्यूटी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मतलब वो परेशानी कर रहा है। अपनी बहन तक को ऐसे रखता था। तो भाई अगर उस आदमी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पिछली बार मैंने ये सलाह दी थी, आप लोगों को लगता होगा इतने सारे क्वेश्चन है मुझे याद नहीं रहता, मुझे सब याद रहता है। तो मैंने फिर आपको सलाह दी कि भैया वो तो हमेशा मुँह बनाए रखेगा, आप अपनी लाइफ जीनी शुरू करो, जाओ मंदिर, जाओ मेला, चिल्ल पाओ, वैसे भी हो रही है वैसे भी हो रही है। अब फिर आ गया जी बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा शक्की हैं, दम घुटने लगा है, लेकिन मैं निकल नहीं सकती क्योंकि 2 बच्चे हैं। देखो बच्चे वाले डिवोर्स नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अब आपको लग रहा है कि भैया मतलब आप परेशान हो, तभी तो आप हर एपिसोड में कमेंट कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको अब लग रहा है ना कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमेशा कुछ हो ही नहीं सकता के बाद भी एक रास्ता बचता है कि भाई पूरी ज़िंदगी ख़राब करने के बजाय हम उस रिश्ते को ख़राब कर लें और ज़िंदगी जिए फिर अपनी। फिर करो हिम्मत, और नहीं है इतनी हिम्मत कि बाहर नहीं निकलना, ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये तय हो गया कि आपको उसी के साथ रहना है। अब उसी के साथ रहना है तो ऐसे घुट घुट के कब तक रहोगे, फिर अपनी मर्ज़ी के काम करने शुरू करो। मेरा जवाब फिर वहीं आकर अटक जाता है। इसमें कौन और क्या ही कर लेगा, इसमें जो करना है आपको ही करना है। इसमें ना आपके पति अब समझदार हो जाएंगे ऐसा कुछ कहने से, या कुछ कि ये बोल दो तो उसको एकदम उसकी बुद्धि बदल जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये कंडीशन ऐसी है, जो करना है आपको ही करना है। रहना है तो, और बिल्कुल नहीं रहा जा रहा तो निकलना है तो भी स्टैंड अप आपको लेना है इसमें। अब कोई कुछ इसमें बाहर वाला का काम बचा नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 5 साल का है, वह बहुत ज़्यादा जिद करता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, खाना भी नहीं खाता, दिन भर रोता रहता है। आप उसके लिए प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए, उसको कैसे हैंडल करूं, कैसे मेरी हर बात को सुने और समझे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर बात तो देखो कोई बच्चा किसी माँ बाप की नहीं सुनता, लेकिन ये है कि दिन भर रोता रहता है, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती। कहीं ना कहीं आप जब उसे पाल रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, बच्चे देखकर सीखते हैं, या फिर हमारी रिएक्शंस के बदले उनका एक रिएक्शन तैयार होता है। ये एक दिन में नहीं होता, तो एक दिन में आपका सही भी नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए पहले आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है, इसलिए वो आपकी बार बार जो बर्दाश्त की सीमा है उसको ख़राब करेगा। आपका बार बार मन करेगा कि बस अब हो गया, चिल्ला पड़ूँ, मार दूँ, चांटे वांटे लगा दूँ, लेकिन उस चीज़ को आपको किसी भी तरीके से अवॉइड करना है। एंड जस्ट स्टे काम, है ना। ये नहीं खा रहा, अच्छा बेटा ये खा ले, वो नहीं खा रहा, अच्छा ये कर ले, रो क्यों रहा है, बता क्या चाहिए, चल हम खेलते हैं। तो अब अपने बच्चे पे 1-1.5 साल आपको एक्सट्रीम ध्यान दे के वापस उसको पहले ट्रैक पे लाना होगा, लेकिन अभी 5 साल का है, आ जाएगा। ये चीज़ 12, 15 या 16 साल के बच्चे में होती ना, वो फिर हाथ नहीं आती चीज़ बाद में। तो ये अभी आ जाएगा, लेकिन अभी बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के पहले अपने बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करो, उसके और अपने मतलब उसको लग क्या रहा है, उसको फील क्या हो रहा है, पहले वो जानने की आप कोशिश करो, है ना। सिर पे मत चढ़ाओ, लेकिन
उसका पॉइंट भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये देखो कि वो हर चीज़ पे ही ऐसे कर रहा है या कैसे मैं उसको थोड़ा बहुत शांत कर सकती हूँ। नेक्स्ट, दी इंटरकास्ट मैरिज में लड़का अपर और लड़की लोअर की है। लड़का ना झूठ बोला अपने घर पे लड़की कास्ट को लेकर, ऊपर की बताई है, बोल रहा है फिक्स हो जाए तो रियल बताऊंगा। घर वाले अपर ही मान रहे, अपर नहीं मान रहे हैं। 1 महीने से लड़की मम्मी सपोर्ट में है, कोई ना। बहन और पापा क्या करें, 10 साल से साथ हैं। झूठ बोल के रिश्ते नहीं बनते, सॉल्यूशन प्लीज़। सही कह रही हो, झूठ बोल के रिश्ते नहीं बनते। शादी से पहले ही, ढंग से पहले बताना ही चाहिए, चाहे कितनी देर हो जाए फिर शादी में। नेक्स्ट, दी प्लीज़ मुझे भी हेल्प करो। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और जेठ जी रेलवे में है। मेरी जेठानी और सास रहते हैं, बट मेरी जेठानी अपने मन से गुस्सा हो जाती है, मन से बोलती है। क्या करना चाहिए? आप भी अपने मन से बोलो, अपने मन से। जब वो अपने मन से बोलने आए, आपका मूड हो बोल दो, नहीं मूड है मत बोलो। नहीं तो एक और फनी जवाब है ऐसों के लिए, अच्छा तुम मुझसे बात कर रही हो, ये भी बोल दो तो ये बढ़िया लगता है। नेक्स्ट, प्लीज़ मैम जो जोड़ घटाओ बिना डंडा वाले तरीके से बोल रही है, प्लीज़ वो हो सके तो यहाँ एक्सप्लेन कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती। जोड़ घटाओ बिना डंडे वाले तरीके से बोल रही हैं, ये वाला। अब मैं यहाँ पे आपको जोड़ घटा सिखाऊंगी है ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया टॉपिक। मतलब मैं आपको सिखाऊं कि जोड़ कैसे करेंगे बिना डंडे के। आप देखती हूँ मैं कैसे बताऊंगी, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। मैं यहाँ पे मैथ के सवाल सिखाऊंगी क्या। नेक्स्ट, मैम मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का WT 105 kg है, वेट होगा ये WT। वो बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाते, बस घर के खाने के शौकीन हैं। उन्हें अपने शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जिम एक्सरसाइज भी नहीं करते। एक फ्रेंड है, उनका वेट लॉस करवाना है, क्या आप उनकी कोई हेल्प कर सकती हैं? मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, मैं कोई जिम इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। वेट मेंटेन करने का मुझे तो सीधा हिसाब समझ में आता है। अगर आपका इनटेक स्टेबल है, लाइफ का जो स्टाइल है वो स्टेबल है, फिजिकल मेहनत स्टेबल है, तो वेट भी स्टेबल रहता है। इसी हिसाब से आपका काम उतना ही है, खाना कम कर दो पतले हो जाओगे। आपका काम उतना ही है, खाना बढ़ा दिया मोटे हो जाओगे। सिंपल सा है ये, इतना ही सिंपल है। इसे हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ होता है। और जो कहते हैं ना कि मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, वज़न कम नहीं हो रहा, फिर वो कहते हैं मैं तो कुछ खाता भी नहीं या मैं तो कुछ खाती भी नहीं, बकवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी एक बात बताओ, बिना खाना खाए आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा कुछ आप इनटेक ले ही नहीं रहे, तो मसल्स बन कहाँ से रही हैं? हवा से बन रहे, हवा भर रही है आपके शरीर में। अगर बॉडी में मसल्स बन रही हैं, कहीं पे फैट लटक रहा है, तो वो फैट आपने लिया होगा ना अंदर, तभी तो वो बॉडी में कहीं स्टोर हो रहा है। या फिर जो भी आपने लिया थोड़ा बहुत, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो इधर उधर स्टोर हो गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जो वज़न है वो कहीं ना कहीं हमारे ही लाइफस्टाइल से बिगड़ा हुआ होता है, हम उसको मानते नहीं। हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप डाइट देख लो, मैं तो शादियों में देखती हूँ ना, मतलब जो ऐसे कमर पलटी हुई है, ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं, है ना, इतना बड़ा कमर हो रही है, पेट ऐसे आगे आगे जा रहे हैं, उनकी थालियाँ भी आप देखो ना तो ऐसे करके हीप्ड रहती हैं। स्टार्टर अलग खाएंगे, वो अलग खाएंगे, तो भाई तुम खा रहे हो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि हम खाते नहीं? खा रहे हो वही है, अब वो हजम हो नहीं रहा या फिर बर्न नहीं हो रहा। जब आप फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है तो वो स्टोर हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो या तो थोड़ा कम करो खाना या फिर मेहनत बढ़ा दो, 2 ऑप्शन है, वजन अपने आप कम होगा। नेक्स्ट, मैम मैं अपने पति को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं है, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट भी नहीं, बट खुद से बेटर किसी लड़की को हबी के साथ देखती हूँ तो डाउट होने लगता है। दो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टू नॉट टू बी थ्रेटन्ड बाय अदर बेटरमेंट, बट स्टिल व्हाट शुड आई डू? माई ग्रोथ सीम्स टू बी वेरी स्लो। आई डोंट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कीप ऑन ट्राइंग। एक दिन में तो देखो कुछ होता नहीं। और दूसरी चीज़ है इनसिक्योरिटी, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो घटती जाती है, ठीक है। और कई बार ये हमारी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी होती है। हमारे पति सही होते हैं, उनको लिए हम मतलब बिल्कुल सही हैं, हम खुद ही इन्फीरियोरिटी में जा रहे होते हैं कि यार हम अच्छे नहीं दिखते। ये वो, अगर आपको लगता है आप अच्छे नहीं दिखते तो दिखो। हाइट कोई लंबी नहीं कर सकता, रंग कोई काले से गोरा नहीं कर सकता, है ना, लेकिन मोटा पतला वो आपके हाथ में है।
अपनी स्किन की जो भी टोन है उसके हिसाब से स्किन केयर करना वो आपके हाथ में है। आपका हेयर स्टाइल आपके हाथ में है। आपका कपड़े पहनने का स्टाइल वो आपके हाथ में है। तो आप अपने लुक को जब चाहें इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान। अगर आपको लगता है कि लुक्स की वजह से आप इन्फीरियरिटी फील कर रहे हो तो काम करो लुक्स पे। नेक्स्ट, आप मुझे ये बताइए कि आपका बर्थडे, आपके हस्बैंड का बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी और आपकी बेटियों का बर्थडे डेट क्या है। आप ब्लॉग में जुड़े रहो, सब पता चल जाएगा। वैसे चलो बताती हूँ, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चों का 18 जनवरी, दोनों का सेम डे है। मेरा 7 जून, हस्बैंड का 29 मार्च और एनिवर्सरी 1 नवंबर। नेक्स्ट, मैं आगे छोटा कमेंट करूँगी, ठीक है जी, धन्यवाद। मैम, मेरा एक लड़का है, वो दूसरा भाई बहन का डिमांड करता है, बट दूसरे बच्चे के लिए ना पॉकेट अलाउ करती है ना ही घर का माहौल अच्छा है। कॉज हस्बैंड ड्रिंकर हैं। शादी झूठ बोलकर हुई थी, सो मैं अपने इन लॉज के पसंद नहीं करती हूँ। मैम, मैं क्या करूँ जिससे हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इतना मुश्किल तो नहीं होता बच्चे को समझाना, और कुछ नहीं तो उसे यही गोली दे दो कि भैया देख, फिर वो आ जाएगा तो वो मेरा छोटा बाबू मेरे पास सोएगा, मम्मा तुझे कम प्यार करेंगी। उसे ऐसे डरा दो अगर नहीं करना। उसको समझाना कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड भी ग्रुप डी में जॉब करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बेटा तो मेरे माँ बाप की पाली गई, तू अपनी ड्यूटी कर, चाहे वो कैसे भी रखें। मेरे बेटे को सारे डिसीजन हैं वो भी वही लेंगे। क्या है ये? वो बोलते हैं कि मेरा बेटा तो मेरे माँ बाप ही पाले गए, तू अपनी ड्यूटी कर। क्या मतलब है इसका, मेरी समझ नहीं आ रहा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मान रहा, और कब घर में कोई किसी तरह का डिस्कशन होता है उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता होता, तो मैं फील होता है कि मैं इस घर की फैमिली मेम्बर हूँ भी या नहीं। हस्बैंड अपनी सारी बात नंद और सास ससुर से शेयर करता है। मुझसे तो मन ट्राई करता तो बात करता है, वरना फ़ोन चलाता रहता है फ्री टाइम में। कुल मिला के मतलब हस्बैंड और उनके माँ बाप की अच्छी है, आपको बाहर निगलेक्टेड सा फील हो रहा है। ये 10 में से 8 महिलाओं के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। आपको करना ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने पैसे से खुद खुश रहना थोड़ा थोड़ा सीख लो, और एक्सपेक्टेशन मत रखो फालतू की। रही बात ये कि हमें जब पूछ नहीं रहे फैमिली मेम्बर की तरह, तो हम काम क्यों करें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि काम अपनी हड्डियाँ गला के मत करो, जितना आराम से हो जाए। जिम्मेदारी है एक कि भाई घर संभाल रहे हैं, औरत है घर में तो घर संभाल ली है। हमारी अपनी रेपुटेशन है कि हमारे रहते आसपास की चीज़ें इतनी ज़्यादा अनमेंटेन्ड कैसे रहेंगी, तो चलो कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमसे हो नहीं रहा और हम लगे पड़े हैं करने में, आदर्श बहू का टैग पाने में। नॉर्मल करोगी तो एक्सपेक्टेशन भी कम रहेंगी, गुस्सा भी कम आएगा। मस्त रहो अपने में। जिसे जब ज़रूरत होगी बहू की बुला लेगा, नहीं है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मैम, राजकुमार वाले सपने देखकर बड़ी हुई एंड फैमिली के लिए प्यार छोड़कर अरेंज मैरिज की, बट वो नाइटमेयर बन गई। ना उसमें रहा जा रहा है ना निकला जा रहा है। शादी ने लाइफ की रियलिटी दिखा दी। वैसे हम भी मेरठ वासी हैं, लाइफ के न्यू डायरेक्शन कैसे दूँ। अब न्यू डायरेक्शन वहाँ से कैसे दोगी, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा, है ना। क्योंकि नाइट मेयर वो कैसे बन गई, क्या प्रॉब्लम हुई, वो आपको अच्छे से पता होगा। वो आपने प्रश्न में डिस्क्लोज तो करी नहीं है, तो वो मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं किसी शादी में फंसी हुई हूँ और ना मैं निकल पा रही हूँ, ना मैं वहाँ से आराम से मैं वहाँ रह पा रही हूँ, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि मैं वहाँ पर जब रह रही हूँ तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब सुकून कैसे दे दूँ, ताकि आसपास जो चीज़ है वो तो नहीं बदल रही, मैं अपने आप को कैसे बदल लूँ ताकि मैं वहीं रहूँगी लेकिन अच्छे से रह पाऊँगी, है ना। तो जब थोड़ा सा माइंड पहले शांत करना ज़रूरी होएगा। जब लगे कि हाँ ठीक ठाक सा नॉर्मल सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं, तब ये है कि हम बाहर निकलें, अपने वापस करियर को चुनें। पढ़ाई छूट गई है तो वो पूरी करें, कोई स्किल छूट गई थी तो वो सीख लें, या नई भी छूटी थी नई तरीके से न्यू एक स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी लाइफ नई शुरुआत होएगी। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग से शांत होने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए पहले आप घर में ही अपने आप में मस्त रहने की कोशिश करना शुरू करो। एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएगा। जब हम सोच लेते हैं कि नहीं अब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, अब हमें से बदलना है, तो उसी दिन से वो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बस आप उसकी तरफ सोचना शुरू करो कि अब ये सब चेंज करना है, मुझे रहना यही है लेकिन मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, हो जाएगी।
नेक्स्ट, दीदी मेरा बेटा क्लास 5 में है, मेरे भाई का तिलक 15 को और शादी 20 को है, तो क्या इतने दिन स्कूल का गैप कराना ठीक होगा? मुझे शादी तक वहीं रहना है, मुझे लगता है उसका वर्क ज़्यादा छूट गया, क्या करें आप बताएं। भाई की शादी बार बार नहीं होगी ना। 5वीं क्लास, 5 दिन, अगर आप सोच के देखो, अभी से आज से 5 या 10 साल बाद जब आप सोचोगी कि इन 5 दिन के स्कूल के पीछे मैंने अपने भाई की शादी मिस कर दी या मेरा बेटे ने अपने मामा की शादी मिस कर दी, तब कैसा लगेगा? तो कराओ छुट्टी, ऑनलाइन भी काम मिल जाता है, अब तो कॉपी में दोस्त यार भेज देते हैं, नहीं उससे हो पाया आप बैठ के करा लेना, 10 चीज़ें हैं। नेक्स्ट, दीदी मैं लड़ाई में अपने घर वालों को बहुत कुछ बोल देती हूँ गुस्से में, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्से में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा गुस्से पर मेरा काबू नहीं है, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते अपनों से ख़राब होते जा रहे हैं। गुस्से पर तो भाई हमेशा मेरा कहना यही है, गुस्सा इज़ लाइक अ डांस। जब आप करते हो आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो। तो गुस्से में निकल जाता है ये जवाब झूठ होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है हम क्या बोल रहे हैं और फिर भी हम बोलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपको चुप रहना है तो सीरियसली सोचो अपने आप में कि मुझे चुप रहना, आप रह जाओगे। हम नहीं देते जवाब। प्राइवेट सेक्टर्स में मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है लाइव लोगों को कहते हुए, गालियां देते हैं इंजीनियरों को उनके बॉस, माँ बहन की, और वो खड़े होकर सुनते हैं। कौन अपने बॉस को पलट के जवाब दे रहा है? हमारी नौकरी है, बैंड बजा देते हैं। कितनी बार इतना गुस्सा आता है ना कि बस मतलब क्या ही कर दो, लेकिन क्या कर लिया हमने? सामने यस सर कह के आते हैं, रो के पिट के गालियाँ निकाल के घर पे बैठ के किलस भुन के करके देंगे फिर वो काम। तो गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन यही चीज़ मेरे बच्चे कर दें, मेरे पति कर दें, मेरे सास ससुर कर दें, या मेरा देवर कर दे, या मेरी नंद कर दे, कोई भी ऐसा जिसको मैं पलट के जवाब देने की हिम्मत मुझे मन में है कि मैं दे दूँगी, मुझे परवाह नहीं कि ये पलट के क्या कहेगा, वहाँ मैं दे दूँगी जवाब, सीधी सी बात है। तो गुस्सा आपके हाथ में है, आप जानबूझकर निकालते हो, ये बिल्कुल बकवास रीज़न होता है, आपके लिए नहीं कह रही। जितने भी लोग कहते हैं मेरे पति गुस्से वाले हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनको सब पता है वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोई नहीं करता। नेक्स्ट, दीदी मैं लड़ाई में अपने घर वालों को बहुत कुछ बोल देती हूँ, ये हो गया। दीदी मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, अप्रॉक्सीमेट होली वाले दिन से ड्रिप वगैरह चल रही है, डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया है, क्या करूँ जो डिप्रेशन से बाहर निकलूँ? एक्चुअली मुझे नहीं पता है या नहीं, बट मेरा ससुराल में किसी से बात करने का मन नहीं होता, मैं क्या करूँ? ज़्यादा ही हो गया, और आप तो काफ़ी कमेंट भी करते हो इसमें, और अच्छे कमेंट करते हो, पॉजिटिव मतलब लाइफ से भरे हुए से, और आप ऐसी स्थिति से कैसे जूझ रहे हो भाई? तो इसमें आपका अगर किसी ससुराल वाले से बात करने का मन नहीं करता तो इट्स ओके, लेकिन अपने आप से बात क्यों नहीं कर रहे? अपने आप से नाराज़ क्यों हो? अगर मेरे आसपास ख़राब लोग हैं भी, मैं जब उनसे आगे निकलूँगी, उनके सर्कल को तोड़ दूँगी, वो तब की तब है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए भी तो आपको थोड़ी सी अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी ना। तो आप हिम्मत क्यों हार रहे हो? इतना कि डिप्रेशन में आपको ड्रिप वगैरह भी लगवानी पड़ गई, इतना नहीं करो भाई, वापस आओ ज़िंदगी में। नेक्स्ट, दीदी नमस्ते, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए हैं, 4 महीने हो गए, मेरे रूम में कैमरा लगे हैं और घर में भी। बात यह है मेरी सास उल्टा सीखती है, कुछ भी अच्छा ओढ़ने पहनने नहीं देती, सैक इस वजह से करते हैं, शक होगा क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरी एक लड़के से बात हो गई थी, उनको पता चल गया था, बट अब किसी से कोई बात नहीं करती। अब इस बात का फ़ायदा मेरी सास उठाकर झूठी बातें लगाकर बोलती है, 12 साल से हमारे बीच में कलेश कराती है, वो चाहती है कि मेरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखे, इसलिए सब करती है। मैं मिस्टेक या सलूशन दें, पास्ट की बात उठकर मुझ पर शासन चलाती है, कमी कुछ नहीं करती, फॉल्ट कुछ नहीं होता है, फिर भी अनबन कराती है। अब देखो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो पूरे जन्म उनका दाग नहीं धुलते, है ना। और स्पेशली अगर वो गलती महिला से हो गई हो तो माफ़ी और कम हो जाती है, हैं। अब इसमें कितनी बार ऐसा होता है, देखो पतियों के बारे में होता नहीं कि उनकी किसी के साथ चैट पढ़ ली, मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो तो क्षमा की मूर्ति पत्नी है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। जब वो नहीं माफ़ कर पा रही तो आपके पति को तो वो पॉइंट मिल गया, और रही बात सास, उसमें और बीच में आग में घी डालने का काम कर रही है। तो इस स्थिति को आप चाहें भी तो फ़िलहाल के लिए आप बदल सकते नहीं, लेकिन आप रेबल वाले स्टाइल में आ जाओ कि भाई बागी हूँ, वो कर भी सकते हो कि ठीक है जो हो गई गलती हो गई, अब थोड़ी कुछ कर रही हूँ।
कब तक ऐसा रहेंगे? तो ये आप अपने पति से बात कर सकती हैं इस तरीके की कि एक बार हो गई गलती तो माफ़ी भी तो एक बार मिल सकती है, नहीं मिल सकती? बस बाकी पॉइंट तो ये आ गया उनके हाथ में, तो वो तो आपको सुनाएंगे। अब या तो बेशरम बन जाओ, वो कह रहे हैं अपनी गाने दो गाने, अपने हिसाब से चलती रहो और बात करो अपने पति से कि ठीक है हो गई एक बार गलती। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ कुछ टीचिंग टेक्निक्स मुझे बताओ, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो ये पढ़ाई के ऊपर आने शुरू हो गए इसमें। आजकल तो चैट जीपीटी से भी सब पता चल जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया है वो, अगर सही तरीके से यूज़ करें लोग तो। नेक्स्ट, दीदी मेरी चाची सास हैं, वो लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, हम लोग उतने नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे घर कुछ अच्छा हो जाए तो उनकी बेटी इतनी चिढ़ जाती है, सहन नहीं कर पाती। और चाचा जब भी आते हैं हम लोग क्या रुकते हैं, 7 दिन रुकेंगे तो ना दूध लेट है ना सब्जी भाजी, सब हमारे यहाँ ही खाते पीते हैं। बताइए मैं क्या करूँ, सोचते भी नहीं है कि इनकी स्थिति कैसी है। देखो जो भी है, मान लो वो चिढ़ने वाला, तो देखो मैं आपको बताऊँ साइकोलॉजी कि एक आदमी हमसे ऊँचे लेवल पे है, ठीक है, और काफ़ी ऊंचे लेवल पे है, फिर भी अगर हम जरा सा भी बढ़ेंगे ना उसके पेट में दर्द हो जाता है कि कहीं ये मेरे लेवल पे ना आ जाए। ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल कट टू कट लेवल पे हैं, जब कोई ऊपर गया तो हमारे पेट में दर्द हो। कोई हमसे बहुत नीचे है ना तो हमें एक आदत हो जाती है उसको इतना नीचे देखने की। वो ज़रा सा भी ऊपर उठेगा ना, अच्छा यार इसने ऐसा कर लिया, होता है। तो जल कुकड़ा होने के लिए किसी को हमसे नीचे होना ज़रूरी नहीं, हमसे ऊँचे वाले लोग भी हमसे भून सकते हैं, इट इज़ नॉर्मल, होता है। अब दूसरी चीज़ कि चाचा जब आते हैं यहाँ रुकते हैं, वो मान लो आपकी स्थिति ख़राब भी है, मैं तो कहूँ अगर आपका 4 जनों का परिवार है या 5 जनों का परिवार है, अगर कोई छठा जना आ जाता है, आप उसके लिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इतना अगर हमारी गुंजाइश नहीं है तो आप इतना एक्स्ट्रा क्यों करते हो। भाई मान लो मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया, एक छोटा आलू उसके नाम का भी डल गया, बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं बढ़ेगा, काम हो जाएगा। 4 कप चाय बन रही है, 5 कप बन गई, तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसकी खातिरदारी कर रहे हैं तो ज़्यादा पड़ेगा। नॉर्मल कर रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा काम। तो उसमें ये तरीका अपनाओ। और मैं ये देखा है, जब किसी की ज़्यादा खातिरदारी ना करो ना तो तुम्हारे घर कोई रुकने को तैयार भी नहीं होगा ज़्यादा जल्दी। रुकते भी वही है कि बढ़िया ठीक है। मतलब मेरे यहाँ तो एक बार ऐसा था, मेरे यहाँ नहीं, मतलब मैंने जो देखा बचपन में कि शाम का टाइम हुआ, गर्मी है तो मैंगो शेक, रूह अफ़ज़ा, लस्सी, और अगर सर्दी है तो चाय कॉफ़ी बनती थी, दी जाती थी। चाहे कोई रोज़ आने वाला है, चाहे कोई 6 महीने में एक बार आने वाला है, तो मोहल्ले वालों ने सिस्टम बना लिया था कि कोई भी ठिलुआ चलता फिरता, चाहे औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, जिसका जब कुछ खाने पीने का मन है वो यहाँ आके बैठ गया और हम बना रहे हैं। ये मैं अपने ससुराल की नहीं बता रही, बचपन की बता रही हूँ एक जगह की। तो ये, और वो पता है लोग ऐसे, जब कभी परिवार में वो हुआ ना अलगाव, तो जिसके घर बैठ बैठ के खा के जा रहे हैं, जहाँ मैं अपना बता रही हूँ कि मैं वहाँ थी, वहाँ पे उनके यहाँ जिनके यहाँ चबा चबा के जा रहे हैं, वो मोहल्ले वाले, वो रिश्तेदार उनकी साइड नहीं ले रहे, दूसरी पार्टी की साइड ले रहे, जो पानी भी नहीं पूछता था। तो फालतू में इतनी मेहमानदारी करनी बेकार है, मेरे कहने का मतलब ये है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। नेक्स्ट, हेलो मैम, हमारी साइड रिलेटिव हमारी साइड नहीं लेता, सारी साइड हमारी भाभी की क्यों लेते हैं, छोटी सी बात पर ऐसा क्यों हो सकता है? आप गलती आपकी होती हो, आपको समझ ना आ रहा। नेक्स्ट, हाय दी, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मेरे हस्बैंड प्रैक्टिकल हैं, वैसे पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, बट मुझे किसी बात का बुरा लग जाता है और मुझे रोना आ जाता है, तो मेरे रोने से इनको गुस्सा आता है और ये इमोशंस को नहीं समझते, उल्टा आराम से सो जाते हैं, जिससे मुझे और रोना आता है। मैं बहुत दुखी होती हूँ, इन्हें ये नेचर मेरा समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इस पर तो रील्स बनी हुई हैं। छोटी सी बात हुई या बड़ी सी बात हुई, पत्नी रात भर रो रही है, पति आराम से खर्राटे ले रहा, उसे बेचारे को याद भी नहीं रहता हुआ क्या था सुबह उठ के। तो वो मेल और फीमेल के बीच की वो है, एक बेसिक फ़र्क है वो नॉर्मल है, ऐसा बहुत सारे पति लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो कैसे तो वो कर ही सकते हैं। मतलब ऐसा अगर नहीं करें ना तो समझो कि तुम्हारा पति शायद नॉर्मल नहीं है ना। क्योंकि अगर हमारे पति भी उस लेवल से एक एक बात को पकड़ के बैठने लगे जैसे औरतें बैठती हैं, भाई साहब ये अच्छा नहीं होने का, ये और रायते फैलेंगे। तो अच्छा है, आधी से ज़्यादा बात तो वो भूल जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा ना इमोशनल अगर आप हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना हो, बस ये मान के चलो कि ये बेसिक फ़र्क होता है आदमी औरतों में।
नेक्स्ट, दी बेली फैट से बहुत परेशान हूँ, पहले मेरा स्मॉल साइज़ था, अब एक्सेल हो गया है, कैसे करूँ? बहुत परेशान हूँ, एक्सरसाइज भी कुछ दिन करती हूँ, किसी कारण कंटिन्यू नहीं कर पाती, कुछ दिन बाद सोच के परेशान हो जाती हूँ। परेशान होने से आपका वजन कम नहीं होएगा, कम एक्सरसाइज से ही होएगा। अभी इस पे बात हो चुकी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रही। अगर शुरू से नहीं देखा है तो देख लो, है ना वीडियो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को अभी 2 साल होने वाले हैं। मेरी सास देवरानी, उन्हें कोई भी काम पसंद नहीं आता, पीछे से वो दोनों बातें करती हैं। मेरी सास मेरे से मुंह बना के रखती है और देवरानी के साथ सही रहती है। देवरानी ने अपना फ्लैट ले लिया, वो शिफ्ट हो जाएगी, मैं कैसे हैंडल करूँ? तो सास की जब उनसे पटरी खाती है तो सास भी क्या पता उन्हीं के साथ चली जाए, ना जाए तो आप अपनी तरफ से प्रपोजल फेंक देना। नेक्स्ट, हेलो दी, मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, ना ही बनाने का मन करता है, कुछ टिप्स बताइए। भैया, बने ना बने, है ना, किसी और के लिए हम बनाएं ना बनाएं, अपने खाने के लिए तो खाना बनाओगे, तो इसलिए सीखना तो पड़ेगा बेसिक कुकिंग। जब मैं कहती हूँ कि लड़कों को भी सीखनी चाहिए, तो लड़कियों का तो शुरू से चला आ रहा है। अब ये कि जी अच्छा नहीं बनता, 2 के पहाड़े की तरह रेशो रट लो, है ना। एक आध बार तो मैंने लिव लाइफ इजी पे भी शेयर करा है, और उसमें जो है हल्दी का, मसालों का जो एक रेशो है ना, वो आप एक बार रट लोगे तो उसके बाद वो सारी सब्जियां जो बेसिक बेसिक हैं वो कम से कम अच्छी बनने लगेंगी। और दूसरी चीज़, आगे की कुछ चीज़ बनानी हो, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है खाने में अगर आप बनाने खड़े हो जाओ तो। क्योंकि अगर आपका मन नहीं करता वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका खाने का मन कर रहा है, कोई नहीं है जो आपको बना के दे सके, आपको घर में बनाना। तो ऐसी रेसिपी देखो, ऐसे कहना चाहिए भरोसेमंद चैनलों की, कि जिनकी रेसिपी और जो रेशो बताते हैं एज इट इज़ आप कर दो तो आपकी रेसिपी बन जाती है। तो उसमें जो मैंने शुरू किया था निशा मधुलिका जी का जो चैनल है, उससे मैंने 2-4 बार चीज़ें बनाई, सही बनी, है ना। कविताज किचन को तो मैंने ट्राई नहीं करा। और उसके बाद अभी जो ये ब्रिस्टीज किचन है, इससे मैंने 2 बार शायद रेसिपी देख के बनाई है, दोनों बार यूं की यूं बन गई। तो ऐसे 1-2 चैनल अपने पकड़ के रखो कि अच्छा कुछ बनाना है। बड़े कुकिंग चैनल रहते हैं, लगभग हर चीज़ की इन पर रेसिपी मिलती है, तो बन जाएगा खाना। मुझे मतलब खुद नहीं आता, मैं तभी तो बता रही हूँ कि मेरे को भी ना इंटरेस्ट है और ना मैं ऐसा है कि मैं कुछ भी बनाऊँगी बढ़िया ही बन जाएगा। लेकिन हाँ, अब इतने साल हो गए बनाते बनाते, वही रेशो जो रट के शुरू किया था, तो अब ऑटोमेटिकली बेसिकली जो चीज़ें हैं बेसिक सी, वो बढ़िया ही बनती हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब याद हो गई, तो ऐसे ही आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं अपनी बेटी का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ, जिसमें पहले थी वो भी अच्छा था, पर वो प्ले स्कूल था। अब बड़े में करवा रही हूँ, मेरी बेटी अब फर्स्ट में होगी, पर किसी ने बोला कि इस स्कूल में सिलेबस 1 साल पीछे का करें, वो करवाते हैं। मुझे डर लग रहा है कि इतने महंगे स्कूल में भेजूँ भी और सच में ऐसा हो कि जो आता है बेटी को वो भी भूल जाए। तो वहाँ के पहले किसी भी स्कूल को चेंज करने से पहले उसके बच्चों को देखा जाता है मेरे हिसाब से। तो जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन बच्चों के कॉपी किताब, उनका लेवल कैसा है, उसे देख के तो आप डिसाइड करते हो कि इस स्कूल में हम अपना बच्चा करा लें। तो ये देखो ना जाके क्या चल रहा है वहाँ पे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन होम स्कूल? होम स्कूल मतलब स्कूल भेजे ही ना, घर पे ही स्कूल बन जाए। मुझे तो नहीं इसका भाई कुछ पता प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है भी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये कामयाब नहीं है। अगर स्कूल में हम सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे ना, सोशल गैदरिंग, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, अपने माँ बाप से अलग रहना, 10 चीज़ें और भी तो आती हैं स्कूल में जाके। तो फिज़िकल स्कूल जो कर सकता है वो होम स्कूल उस लेवल पे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट दी, ये क्वेश्चन है लिव लाइफ इजी पर करने वाली थी, पर इस पर किया ताकि आप जल्दी जवाब दे पाओ। प्लीज़ कर्ज उतारने के लिए सैलरी मैनेज करने का तरीका पेपर पर समझा दीजिए ना, मैं एक बहुत बड़ी उलझन से निकल जाऊंगी और कई और भी लोग निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे अपने घर का काम मैनेज करना सिखाया तो कम तो वही है, पर करने का तरीका बदलने सब सरल हो गया। सैलरी और घर खर्च और कर्जों की किस्तें ठीक से मैनेज नहीं हो पा रही हैं, आप अपना तरीका बताएंगे तो सरल हो जाएगा और आने वाली लाइफ के लिए बहुत बड़ी सीख होगी मेरे लिए। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। देखो, जितनी आपकी किस्तें हैं, सबसे पहले पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब लोन लेते हो ना, तो उसकी जो किस्त है, सबसे पहले तो वही आदमी देख के बंधवाता है कि इतनी मैं चुका पाऊँगा अपने घर खर्च के साथ या नहीं। आपके घर का जो सबसे बेसिक खर्चा है ना, ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी ही होना चाहिए, है ना, कि रोटी कपड़ा भी फिर ज़रूरी में नहीं आता, क्योंकि कपड़े अभी हमारे पास इतने होते हैं। तो कपड़ों में अगर बच्चों की यूनिफॉर्म छोटी हो गई, ठीक है ना, वो आता है ज़रूरी खर्चों में। घर की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, त्यौहार हो रहे हैं, इनमें हम नए कपड़े खरीदें, कोई ज़रूरी खर्चा नहीं होता,
ये है आगे एक्स्ट्रा पैसे कर लो, नहीं है काम चलाओ पुराने में। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने नया पहना नहीं पहना। और कोई बेअकला अगर कह भी देता है ना, ओ ये वाली साड़ी तो तुमने पहनी थी, ये देखा मेरी तो साड़ियाँ भी याद रहती हैं, ऐसे स्वैग मना लो। ठीक है, कपड़ों का बिल्कुल ज़ीरो कर दो उस टाइम पे। केवल अपने बच्चों की पढ़ाई, कोई पॉलिसी चल रही है वो, अपने घर का रेंट, बच्चों के स्कूल की फ़ीस का, ये सब चीज़ें जहाँ पे सोशल बेइज्जती हो सकती है, बस वो चीज़ों पर खर्चा करो। मौसमी फल और सब्जियाँ खाओ, ये सब करके आप अपने घर का खर्चा तब देखो कि मिनिमम मेरे घर का खर्चा कितना है। उसके बाद जो आपके बच रहे हैं, क्या उनमें वो किस्त चली जाएगी? उतने ही लोन लो। सबसे पहली चीज़ तो लोन लेते टाइम ही आपने ये देख लेना। उसके बाद भी जब लोन आपने ले लिया तो जब आपके हाथ में सैलरी आती है सबसे पहले आप किस्त चुकाएंगे और उसके बाद बचे हुए खर्चे को ही अपने मेंटेन करोगे। तो ये सारा इच्छा शक्ति का खेल है। और लोन लेते टाइम अगर आपने गलती कर दी कि जो आपका मिनिमम खर्चा है आप उससे ऊपर मतलब जा रहे हो और फिर भी मतलब उससे भी आपको कम पैसे मिल रहे हैं। आपका खर्चा मान लो 40,000 का है कि कम से कम 40,000 आपको घर रन करने के लिए चाहिए, लेकिन आपके बच रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000 या 35,000, तो वो 5 ही हज़ार आपको हर बार परेशान करेंगे। तो लोन लेने टाइम भी हमें कैलकुलेट करना होता है और जब हम ले लें, अगर हमने ओवर भी ले लिया तो फिर हमें और खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। अपना बाकी का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा कि जहाँ से जितने बच सकते हैं मैं बचाऊँगी, तब वो कर्जा उतरेगा। और जब ये लगे कि भैया ऐसे कैसे कटेगी ज़िंदगी, है ना, हम क्या भिखारियों की तरह ही रहते रहेंगे, क्या हमारा मन नहीं है, क्या बच्चों का मन नहीं है, हमारे सपनों का क्या होगा, तब ये देख लो भैया जिस चीज़ के लिए लोन लिया था वो भी आपका ही एक सपना था, अभी आप उसको पूरा कर रहे हो। होश लो और हमेशा अपने आप को सांत्वना देते रहो कि ये स्थिति परमानेंट नहीं है, कुछ सालों बाद स्थिति बदल जाएगी। कमाई बढ़ती है किसी भी फील्ड में आप हो, तो थोड़ा सा ये तब चुकेगा कोई भी लोन हो। ठीक है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा छोटा बेटा 7th क्लास में हुआ है बट उसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। स्कूल भी HBSC बोर्ड का है, क्या स्कूल चेंज करके CBSE बोर्ड स्कूल में कराना चाहिए? अगर बोर्ड वो वाला मुश्किल पड़ रहा है तो करवा सकते हो कि परसेंटेज की वजह से आप चाहो तो बना लो, है ना। लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि CBSE से वो आसान है या मुश्किल है। तो ये जो भी प्रोफेशनल टीचर इस फील्ड में ही हैं वो आपको बता पाएंगे कि हाँ ठीक है ये वाला मुश्किल होता है। जैसे अभी UP टेट और C टेट का सब कह रहे थे कि UP टेट ज़्यादा मुश्किल है, तो हर आदमी यही कहता मिला तो मैं मान के चल रही हूँ कि हाँ UP टेट ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी तरीके से आप इसका भी गूगल पे या इससे जुड़े हुए जो टीचर जो एक्चुअली इसमें स्टडी करा रहे हैं अभी, उनसे आप पूछ लो तो एक पुख्ता नॉलेज आपको मिल जाएगी, हवा में नहीं मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि CBSE वाला आसान है तो आप फिर चेंज करवाने के अगर सोच रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आसान कोर्स में बच्चे के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, हेलो जी, प्लीज़ टेल एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, कौन सी ऐप से? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मेरे जानने वालों ने 2-3 ने बना ली है ईजियली। तो इसका मतलब ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कि हाँ हाउ टू मेक, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अगर इसकी जगह गूगल पे लिखोगे तो शायद वो पूरा प्रोसीजर आपके फ़ोन में आ जाएगा। ट्राई करके देख लो। मेरी भांजी ने बनाई थी, मैंने आपके साथ चैनल भी शेयर करा था, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे बनाई होंगी, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 और लोगों ने बना ली, तो फिर मुझे लगा कि इतना भी मुश्किल नहीं होगा जब ये सब बना रहे हैं। अब मैंने ट्राई करी नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है और ना मेरा ऐसा कोई चैनल शुरू करने का इरादा है तो मैं इसमें 1-1.5 घंटा लगाऊँ। तो इसलिए आप गूगल पे देखो, मिल जाएगा आपको। सुनीता जी, अपने एक्वेरियम के डिटेल्स बताएं, कितने लीटर का है, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हो, कितने समय में साफ़ करते हो, मछलियाँ कितनी और कौन सी हैं? कितने सारे क्वेश्चन। एक्वेरियम का लीटर तो पता नहीं बहन, मुझे शायद 25 या 40 का है, इतना बड़ा, मतलब साइज़ देख के लिया था। और दूसरी चीज़, पानी सिंपल टैप वाटर यूज़ करते हैं। मछली अभी एक ही बची है, 4 थी, एक एक करके वो मरती जा रही हैं, तो वो अभी एक बची है। जब तक एक भी रहती है तो हम फालतू में नई मछलियाँ इधर मरी उधर ले आए ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो जितना हमने सीखा है एक्वेरियम रखते रखते वो डिस्टर्ब होती है। नई मछली जब भी आती है तो पुरानी डिस्टर्ब होती है ना। तो वो अपना मज़े में चल रही हैं। अब क्या है और क्या जी, कितने समय में साफ़ करते हो? इसका जो छोटे मुंह वाली मछली नहीं रहती, गोल्ड फिश में तो हर 15 दिन में साफ़ करना होता है फ़िल्टर आपको, है ना। लेकिन जो छोटे मुंह वाली मछली होते हैं ना, बहुत नाम मात्र की गंदगी होती है, महीनों में महीने लग जाते हैं, गंदा ही नहीं होता, पानी साफ़ रहता है फ़िल्टर के ज़रिए।
ठीक है। तो जब हमारे शुरू शुरू में हमने रखा था तो वो इतना बड़ा था, मतलब इतना, तो उसको मैंने 15 दिन का फ़ोन में टाइमर लगाया हुआ था, हर 15 दिन में उसका पूरा फ़िल्टर निकाल के मुझे क्लीन करना होता था, जब वो साफ़ चलता था। लेकिन अभी जब से ये छोटे मुँह वाली मछलियाँ हैं ना, तो महीनों में महीने लग जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती साफ़ करने की। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अपने घर से बाहर पढ़ने आई हूँ। आई फेस सो मैनी चैलेंजेस ऑल्सो, समटाइम्स आई मे गेट वरीड, प्लीज़ टेल मी हाउ टू डील विद द पीपल। देखो ये आपका ना लर्निंग पीरियड है, अपने कान और आँख खुले रखो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, लोगों को ऑब्ज़र्व करो, देखो और सीखो। घर से बाहर रहने के बाद पर्सनैलिटी ऐसे ही चेंज होती है ना। चौकन्ने रहो, अंधविश्वास किसी पर मत करो, लेकिन ऑब्ज़र्व सब कुछ करो, बस हो जाएगा सही। दी अगर लिपस्टिक लेनी हो तो ऑनलाइन लें या शॉप से? ऑनलाइन लेनी हो तो मेकअप के लिए सबसे बढ़िया नायका ही है ना। या फिर जैसे मैं मामाअर्थ की लगाती हूँ तो मैंने मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाई है। अगर आपको ये भी लेनी हो ना, लोकल भी, मतलब ऑफलाइन भी जाके लेनी हो, तो मतलब मेरे हस्बैंड जितना बताते हैं, यहाँ के बड़े से बड़े स्टोर में भी नकली माल बिक रहा है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि नायका वगैरह पे जो मिल रही है वो कम से कम ऑथेंटिक आ रहा है, नायका पे, मिंत्रा पे, है ना। तो मुझे लगता है ये तो ऑनलाइन मंगा लो तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, दी प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो कि बिना डांटे खींचे बच्चे ऐड सब सीख जाएं, डंडा खींचे। अच्छा, ये आप सबको क्वेश्चन समझ में आया कि ये पूछना चाहिए बिना डंडा खींचे? चलो बताती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। नेक्स्ट, दी अगर लिपस्टिक लेनी हो तो ऑनलाइन लें, ये तो हो गया। हेलो मैम, आप बहुत समझदार हैं, प्रैक्टिकल हैं, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि बार बार असफल व्यक्ति कैसे खुद को फिर से समेटे जब पूरी मेहनत आपसे हुए धोखे और पति एंड ससुराल का ये रायते समेटने में लग रही हो। तो मत समेटो, अपने आप को बोलो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। जिस दिन आप इधर से आंख बंद करके उधर खोलोगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, उसी दिन ये सब कुछ विजिबल होना बंद हो जाएगा। जितना हम देखते हैं उतना ज़्यादा हमें दिखाई देता है, और जितना आप इन सब से किनारे होना शुरू हो जाओगे, एग्जैक्टली आप किनारे हो जाओगे। नेक्स्ट, दिया आपने जो बोला इस वीडियो में कि विदाउट फिंगर काउंटिंग एंड लाइंस, अब यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। सुनीता जी प्लीज़ रिप्लाई देना, मैंने पहली बार कमेंट किया, कमेंट बड़ी है 186 में, मैंने भाई 186 के हो चुके हैं, आप देख लेना उसमें। नेक्स्ट, हाय दी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे हस्बैंड जब भी मुझे आपका वीडियो सुनते देखते हैं तो मजाक में बोलते हैं लाइफ इजी का वीडियो सुन रही हो। दी आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझे ऑलवेज आगे की लाइफ में आपकी तरह बनना है, उसके लिए क्या करें? चैनल पे जुड़े रहो, कहते हैं ना जैसों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। जुड़े रहो, देखते देखते बहुत सारी बातें मेरी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। नेक्स्ट, बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, 1.5 पेज का है तो। दी मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं, हमारी शादी के स्टार्ट में है बहुत लड़ाई हो रही है, उन्होंने मुझे डिवोर्स की धमकी दी तो मैंने अपने मायके में बता दिया। गुस्से में मेरे भाई ने उन्हें फ़ोन पर अब्यूज़ कर दिया मेरे सामने, बट उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में मेरे हस्बैंड ने सुन ली और वो गुस्सा हो रहे हैं कि तुमने मेरी बातें अपने घर पे बताई, और जब भी गाली दे रहा था तो उसे रोका नहीं। मेरा एक ही भाई है, और बोल रहे हैं कि मैं लड़ाई से इतना डिस्टर्ब था कि अपनी एक्स से बात करना चाहता था, बट नंबर नहीं था इसलिए कर नहीं पाया। मुझे हर्ट हो रहा है ये सब, मैं क्या करूं? मैं नॉर्मल नहीं हूं पा रही हूं। गलती तो है आपकी, मतलब आपके बीच में जो कुछ भी हुआ ठीक है, फिर आपने वहाँ पे बता दिया, वो भी ठीक है। अब आपका भाई गाली दे रहा है, मैं ये नहीं गलती दे रही कि वहाँ पे बताया कि मैं भाई ने गाली क्यों दी। फ़ोन में रिकॉर्डिंग कौन रखता है? अब रिकॉर्डिंग रहेगी तो कोई ना कोई सुन ही लेगा, और अगर रिकॉर्डिंग थी भी, जब आपको पता है कि आपका भाई फूल झाड़ रहा है मुंह से, एटलीस्ट उस डिलीट कर देते उस रिकॉर्डिंग को। तो आपने एक चीज़ ऐसी रखी, अगर यही सेम चीज़ आप पलट के देखो, आपके हस्बैंड के फ़ोन में वो अपनी माँ या बहन से या बाप से आपकी बुराई कर रहा हो और वो आपको गाली दे रहा हो, और वो आपके हस्बैंड कुछ ना बोले और सुन के रख ले, और वो रिकॉर्डिंग आप सुनो, आपका भी सेम ही रिएक्शन आएगा ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो उन्होंने किया वो सही है, ये मुद्दा वहाँ है कि ऐसी रिकॉर्डिंग आपको रखनी नहीं चाहिए फ़ोन में, जो मामला शांत होने के बाद भी उसको फिर दोबारा खड़ा कर देगी। पहली गलती। अब दूसरी कि जी वो अपने बात, अब वो आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हो जो कुछ भी है कि मैं उससे बात करना चाह रहा था ये वो, अब थोड़ी बात बिगड़ गई है तो अभी सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अब एकदम से तो सही होएगी नहीं। अब डिवोर्स की जो धमकी दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, आपके यहाँ तो चल भी जाता है। पहले भी एक बार बात आई थी तो उसमें आया था कि जी पहली पत्नी के, उसका जवाब आया था कि उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते और मज़े मस्ती के लिए नहीं कर सकते। तो इतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ऐसा है भी तो ये नियम इतना बड़ा नहीं है कि इसको तोड़ा मरोड़ा ना जा सके। तो अगर ऐसा होता, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मैंने एक आध वीडियो में देखा है, यूट्यूबर ही थी वो, और उनका चैनल इस वजह से ही उस टाइम पे वायरल हो गया। उन्होंने आईफोन वाईफोन भी सब ले लिया उसी पैसे से, हस्बैंड की सेकंड वाइफ है ना। अब वो एक तरफ शादी करवा रही हैं अपनी सेकंड, मतलब 100 का लहंगा ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, वो शूट करके दिखा रही हैं, पापा की याद आती है ये वो। तो वहाँ मेरे को खुद से लगा मतलब यार क्या ही सिस्टम है, ये लीगली आदमी परमिशन दे रहा है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो, तो है गड़बड़ तो यहाँ तो। अब इसमें क्या है कि जी धमकी दे रहे थे या जो कुछ भी था, फिलहाल के लिए तो आपकी स्थिति जो है वो पटरी से उतर गई है। अभी टाइम लगेगा वापस सही होने में, उसमें मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, सामने वाले की कम लगेगी। और आगे से ये ऑल रिकॉर्डिंग वाला ना, जब इस तरीके की बातें होती हैं ना, तो मेरे ख्याल से तो वो ऑप्शन ही बंद रखना चाहिए। क्यों ही करनी है रिकॉर्डिंग, क्या सुनना उसमें बाद में अपनी बातों का, ऐसी क्या बात होती है कि आपको रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत पड़े। दूसरे की सुनोगे, अपने बारे में गालियाँ पड़ रही होंगी तो भी बुरा लगेगा, तुम किसी के साथ मिलके गालियाँ दे रहे हो, वो किसी ने सुन ली तो भी बुरा लगेगा। तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा। रिकॉर्डिंग रखनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो फ़ोन में। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेकर जाते, जब मैं शादी करके आई थी तब रेगुलरली लेकर जाते थे टिफ़िन, लेकिन मेरी बेटे के जन्म हुआ तब कुछ महीने में नहीं दे पाई थी। उनके ऑफिस के पास एक जगह है जहाँ घर जैसा खाना मिलता है, वहीं से मैनेज करते हैं। अब मैं उन्हें देना चाहती हूँ लेकिन वो लेकर नहीं जाते, कभी लेकर गए तो टिफ़िन ऑफिस में ही भूल कर आते हैं, कभी मैं आज पूरा दिन ऑफिस से बाहर हूँ तो बाहर ही खाना खा लूँगा ये कहकर टाल देते हैं। खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, उन्हें पसंद भी है, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें मनाऊँ टिफ़िन लेकर जाने के लिए। बाहर कितना भी घर जैसा खाना मिल जाए, लेकिन घर जैसा हाइजीन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो भी हुआ, लेकिन पेट तो भर ही रहा है उनका, और नहीं लेना चाह रहे, नहीं ले जाना चाह रहे तो छोड़ दो, क्यों इतनी ज़िद पकड़ रही हो। सुबह का नाश्ता रात का खाना तो कर ही रहे होंगे ना वो आपके साथ, बाकी बीच बीच में देती रहो, या फिर छोड़ के आए कुछ करें, डेली देना शुरू कर दो तो कुछ हल ना निकलेगा ही कुछ ना कुछ इस चीज़ का कि भई ये तो मान ही नहीं रही, लेके ही जाऊँ। कभी कभी वाला चक्कर है, तो कभी कभी में होता है ना, अगर हम कोई चीज़ डेली नहीं ले जाते तो ऐसा नहीं जानबूझ के, कई बार छूट जाती है क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता डेली नहीं ले जा रहे इसलिए। नेक्स्ट, मैम सास मेरी सारी सैलरी अपने तरीके से करती है, लेकिन सारा ब्लेम मेरे हस्बैंड पर डाल देती है। पता नहीं ये कहाँ खर्च करता है, मन कहा सब अपने तरीके से होता है, लेकिन कहती है मैं कहाँ करती हूँ। हाँ तो झूठी है आपकी सास, इसका मतलब क्या ही कर लोगे। माँ बेटा मिलके एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, खेलने दो उन्हें। आपको अपने हिस्से के पैसे अपने खर्चे के लिए अगर मिल जाते हैं तो लेट देम। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मैं यूपी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते, इनको गुस्सा बहुत आता है, ईगो बहुत दिखाते हैं, मेरी और मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, घर और बाहर मेरी चुगली भी करते हैं, हर छोटी बात पे मुझे ब्लेम करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे। अब तो सुसाइड करने की धमकी देते हैं। बेटा है 11 साल का, बेटी 8 साल की। इनकी सोच है कि पत्नी तो पति की गुलाम होती है, पति उससे कुछ भी कहे वो पलट के जवाब ना दे तो सब सही। अब क्या ही करेगा आदमी ऐसे के साथ, उनकी सोच है वो उनके, हमें तो अपने स्टाइल में लाइफ जीनी है ना। उनको लगता है पत्नी जवाब ना दे, हम तो देंगे अगर हमें लग रहा है कोई चीज़ जवाब देने की है। मुंह बना रहे हो बना लो। अब सुसाइड करने की धमकी, मतलब मेरी पत्नी मेरे को जवाब देती है मैं कमा के नहीं लाता इसलिए मैं सुसाइड कर लूँगा, तो दिमाग तो हिला हुआ है उस इंसान का। लेकिन अगर किसी को ये कर्म करने होते हैं ना तो वो रुकता नहीं है ना। वैसे नहीं होएगा तो कोई ना कोई दारू की लत लग जाएगी, कुछ और लग जाएगा। ये देवदास वाले मोड में जब आदमी चला जाता है ना, उसकी नॉर्मल लाइफ में वापसी बड़ी कम होती है। अच्छा क्या है, आपके पास अगर मूड ख़राब करने का ऑप्शन है तो आप कर भी लोगे, है ना। अब उसको पता है सड़क पे तो वो आ नहीं रहा, सैलरी आपकी आ रही है, तो वो और बस आप अच्छी चीज़ इसमें यही है कि आप ये सब्र कर सकती हो कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, एटलीस्ट मैं कमा रही हूँ तो मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे सड़क पे नहीं आ रहे, है ना। उनसे एक्सपेक्टेशन आप अपनी जीरो ही रख दो
नहीं समझ रहे ना समझें, कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमारा पति ही हमारी बात समझेगा तो ही हम जी पाएंगे। हम अपने आप में सक्षम हैं, रोटी क्या ना बना भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे। आप उनसे जितनी मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात हो सके वो करो, ताकि बच्चों के सिर पर बाप है बस ये बना रहे। आप तो ये मान के चलो कि मेरे सिर पर पति है ही नहीं, तब आपको टेंशन कम होएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड मेरी जेठानी के पास खाना खाते हैं, अभी तक खा रहे हैं। मैंने बहुत बार सॉरी बोल लिया, गलती ना होने के कारण भी सॉरी बोला है। 3 महीने हो गए, ना मुझे टाइम देते हैं, रात को आते हैं, मैं बोलती हूँ बात करना पसंद करते हैं। एक रिलेशन में कुआं पूजन था, उसमें सभी चले गए, मुझे नहीं तो बताया नहीं कुछ कहा, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान कर रखा है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरा हस्बैंड भी जेठ जेठानी के साथ है, तो एक बार तरीके से पकड़ लो ना, बात करो सबको बिठा के कि क्या तमाशा लगा रखा है। एक बार क्लियर बात कर लो। ये ट्रिक्स होती हैं, सबके लाइफ में आता है, या आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है, फिर कहेंगे कि बहू बावली हो गई हमारी। जब उसे तुम दोगे ट्रीटमेंट ऐसा कि पागल हो जाए अच्छा भला इंसान, तो होएगी पागल, तो हो गए बस हम पागल। अब एक बार पहले तमाशा सा करके पहले करो कि क्या ड्रामा लगा रखा है और कब तक चलेगा ऐसे, एक तरफ करो इस चीज़ को। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरी शादी को 3 साल हो गए, 2 साल का बेटा है, पुलिस की जॉब है, लेकिन मेरे हस्बैंड, नंद, सास और ससुर की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब है कि जॉब से घर आने का भी मन नहीं करता। सास ससुर की कन्फेक्शनरी की शॉप है, पूरा दिन मेरा बेटा शॉप पर रहता है, डेली आइसक्रीम मैगी टॉफ़ी खाता है, जबकि मैं उसके लिए दलिया या खिचड़ी वगैरह बनाकर डेली जाती हूँ। क्या मेरा जॉब करना सही है, जबकि मैं अपने बेटे पर सुबह शाम ही ध्यान दे पाती हूँ? गलत है, पता नहीं इन्हें नज़र क्यों नहीं आता कि बच्चे को क्या खिला रहे हैं। 2 साल का बेटा है, उसका अभी से पेट खराब हो जाएगा और दूसरी चीज़ें यही अच्छी लगेंगी, तो गड़बड़ी है। अब इसमें यही है, आप जॉब छोड़ दोगी, हो सकता है तब भी वो ये रहे कि जी बच्चा वहीं भगेगा क्योंकि उसको खाने पीने को मिल रहा है। एक कमेंट आया था ना, वो तो घर में ही रहती थी लेडी, उसके बच्चे का भी यही था कि दुकान पे जाके बाबा दादी उसको चिप्स पैकेट ये सब खिला रहे हैं। तो जॉब छोड़ने के बाद आप बचा लोगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि 3 साल का हो गया है, उसको प्ले स्कूल वगैरह में डालना शुरू करो, पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि ज़्यादातर टाइम वो और बाहर रहे, इंगेज रहे, है ना। और फिर आप अपना संभाल लो उसे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दुकान से अलग रखने की ही कोशिश करो। तो ये है कि थोड़ा बहुत तो खाता रहेगा लेकिन पूरा दिन नहीं खाएगा। पर जॉब छोड़ना मुझे नहीं लगता किसी भी समस्या का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ बताएं शराबी इंसान को कैसे हैंडल करते हैं? भैया मेरे हिसाब से तो शराबी अगर पी के तमाशा नहीं कर रहा तो हम उसे प्यार से समझाएंगे, और मान गया तो ठीक, नहीं तो तमाशा तो वो कर नहीं रहा। दूसरी चीज़, जब वो शराब के नशे में ना हो तब अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर बना के दिखाओ, ताकि उसको ये समझ में आए कि अगर मैं शराब पीनी छोड़ दूँ तो यार मेरी बीवी कितनी बढ़िया है, हमारा घर कितना अच्छा रहता है, और जब मैं पी के आता हूँ मेरे से कोई बात भी नहीं करता, है ना। और तीसरी कंडीशन कि अगर वो पी के मारा पीटी करते हैं तो भैया उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम छुप के भाग सकते हो, तो पिटो विटो नहीं। नेक्स्ट, हेलो दीदी कैसे हो आप, मेरा नाम मीनाक्षी है, आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिना लाइंस ड्रॉ करें हम छोटे बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये जी सारा है, इन्होंने अपना थोड़ा सा और भी दिया है लिंक, कॉपी पे करके दिखा दीजिए। चलो इस पे ना 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि लिव लाइफ इजी वाले पे कॉपी पे ही करके दिखा दूँगी, तो जिन जिन लोगों ने पूछा था या किसी और को भी इंटरेस्ट हो प्लीज़ वहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए एपिसोड 187 के जवाब। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में 188 के जवाब लेकर। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।